हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब। वेलकम यू ऑल इन साक्षी क्लासेस। इससे पहले हम लोग बायो में इंट्रोडक्शन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस, और उसमें पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन वी हैव स्टडीड about the life process and different types of the life process, and in those life process we have started the nutrition, right? And we have also read about the different modes of nutrition, right? Now in this lecture we are going to study the autotrophic nutrition, right? Because nutrition mode of nutrition is mainly classified into two types. One is the autotrophic and second one is the heterotrophic nutrition. So today we will study about the autotrophic nutrition, right? तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है? ऑटोट्रॉपिक वर्ड कंसिस्ट ऑफ द टू ग्रीक वर्ड ऑटो एंड ट्रॉप। Auto and trop. Auto means self and trop means nutrition. Trop means nutrition. So the autotropic, the word itself consists of two Greek words, auto and trop. Auto means self and trop means nutrition. It means what? Autotropic nutrition means self nutrition. Means what? It is the self nutrition. Right? Then how will you define? So we define the autotrophic nutrition. It is the mode of nutrition in which an organism prepare its food itself, right? And therefore doesn't depend upon other organism for its nutrition, राइट? तो क्या है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड इटसेल्फ एंड देयरफॉर डजंट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन। तो सिंपल कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड प्रिपेयर करता है, खुद से अपना फूड प्रिपेयर करता है। और इसलिए ऑफ कोर्स है कि अगर खुद से फूड प्रिपेयर करेगा तो ऑब्वियसली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट? एंड जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं दे आर सेड टू बी द ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, राइट? एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड autotrophs or autotrophic organism. सिंपल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। आप एग्जांपल्स दे सकते हो। एग्जांपल्स क्या है? प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड second example, nutrition in some bacteria. सारे के सारे बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, जिसमें कि आपके आते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है? तो ये मोड आपके होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सिंपल है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड प्रिपेयर करेगा और इसलिए किसी दूसरे पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट? इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक को हमने बोला था फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड दूसरे को कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो एक क्या था? फोटो
autotropic and second one is the chemoautotropic. तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था. फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या मतलब क्या था कि व्हेन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट देन इट इज सेड टू बी द फोटो ऑटोट्रॉपिक. बट व्हेन द self nutrition or autotropic nutrition takes place by the oxidation of the chemical substance then it is said to be the chemoautotropic nutrition. ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे फोटोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड देन chemoautotropic nutrition. ओके, तो अब हेडिंग दीजिए फोटोऑटोट्रॉपिक. फोटोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो फोटोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सिंपल सा मीनिंग है, बहुत ज़्यादा इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस ये क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो अगर लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है तो ऐसी न्यूट्रिशंस को हम क्या बोलेंगे, फोटोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. इसमें हमें पढ़ना क्या है मेनली, तो हमें इसमें पढ़ने होते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या पढ़ने होते हैं, फोटोसिंथेसिस. तो हमें इस फोटोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मेनली पढ़ने हैं फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस अगेन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फोटो and synthesis. Photos means light, photos means light and synthesis means what, formation. Synthesis means formation. So it is the process of formation, but formation of what, तो formation of food. सो प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. तो फॉर्मेशन जो फूड का होता है, प्लांट में कैसा फूड होता है, या तो ग्लूकोज होता है या फिर स्टार्च होता है. तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर इट्स फूड, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च और ग्लूकोज. ठीक है, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम CO2 एंड वाटर. बट फोटो मीन्स लाइट, मीन्स इट मीन्स द इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बट ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, तो उसके लिए एक पिगमेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल. सो photosynthesis is the process of formation of the food or carbohydrate by the plants from the CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll. Simple, this is said to be the photosynthesis. समझ गए, तो जस्ट फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करिए. सो एंड सेकेंड वन कि जब हम आपको पढ़ाए थे मेटाबॉलिज्म, याद करिए प्रीवियस लेक्चर में, तो मेटाबॉलिज्म में दो टाइप पढ़ाए थे, एक एनाबॉलिज्म, सेकेंड वन इज द कैटाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिज्म क्या था, एनाबॉलिज्म वाज द कंस्ट्रक्टिव इन नेचर एंड कैटाबॉलिज्म जो था डिस्ट्रक्टिव इन नेचर था. कंस्ट्रक्टिव इन नेचर का क्या मतलब होता है, कंस्ट्रक्टिव इन नेचर का मतलब है कि सिंपल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल सब्सटेंस कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है. दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस इज सेड टू बी द एनाबॉलिक प्रोसेस. अभी हम लोग रिएक्शंस में देखेंगे कैसे सिंपल सब्सटेंस कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है. तो फोटोसिंथेसिस इट इज द anabolic process of formation of food, in bracket you can say that carbohydrate, starch or glucose from CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll. सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो फूड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फ्रॉम द CO2 एंड वाटर, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखा जाता है 6CO2 6H2O एंड इट कंबाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट which is absorbed by the chlorophyll and to form C6H12O6 plus 6O2 and then
C6H2। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि CO2 एंड जो वाटर है ये एक सिंपल सब्सटेंस है और ये कंबाइन करके क्या बनाया है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है। तो इसलिए ये कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एंड इन दिस रिएक्शन दीज आर द रिएक्टेंट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, रॉ मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल क्यों, कि किसी भी चीज़ का अगर फूड का सपोज करो आप फॉर्मेशन करते हो, खाना बनाते हो, तो खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले कच्चा सामान चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो खाना बन रहा है ये क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। और ग्लूकोज के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और इस रॉ मटेरियल से क्या बन रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है ये इसका मेन प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है ये क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। बट O2 जो है ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, तो बाय प्रोडक्ट, या आप कह सकते हो साइड प्रोडक्ट। तो फोटोसिंथेसिस में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज द साइड प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, जो कि ऑक्सीजन होता है। अब ध्यान रहे कि ये ऑक्सीजन जो रिलीज होता है ये किससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, क्योंकि देखो वाटर में भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है। तो अब बात रही कि भाई ये ऑक्सीजन जो जाता है ये किससे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन जाता है या फिर वाटर का ऑक्सीजन जाता है। तो हम लोग जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे फोटोलाइसिस में देखेंगे कि जो ऑक्सीजन जाता है वो वाटर का जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं जाता है। तो ध्यान रहे कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है सो इट रिलीज फ्रॉम द वाटर, सो दिस ऑक्सीजन इज ऑफ वाटर नॉट द ऑक्सीजन, CO2। ठीक है, ये CO2 का नहीं, वाटर का ऑक्सीजन होता है। समझ गए। तो पहले आप इसको लिखिए, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स और फोटोसिंथेसिस के बारे में। राइट, अब आइए, अब क्या है फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसका रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल है CO2 एंड वाटर। CO2 कहाँ से मिलता है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो टेकन फ्रॉम और ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एंड वाटर इज टेकन फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, रॉ मटेरियल। दूसरी बात अगर हम देखें तो प्रोडक्ट अभी आपको हम बताएं कि दो तरह का यहाँ पे हम प्रोडक्ट देखें। एक प्रोडक्ट था हमारा मेन प्रोडक्ट which is C6H12O6 and second is the byproduct or you can say that the side product and it is the oxygen। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट। अब बात रही फोटोसिंथेसिस में और भी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे पिगमेंट, क्योंकि जो सनलाइट एब्जॉर्ब होता है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, तो पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं पिगमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं। इस पिगमेंट में सबसे पहला और जो मेजर पिगमेंट होता है, मेन पिगमेंट होता है, वो होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। बट ये क्लोरोफिल यहाँ पे दो तरह के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, एक क्लोरोफिल ए और दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो होता है ये जनरली आपका ब्लू ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का, ब्लू ग्रीन कलर। एंड जो क्लोरोफिल बी होता है ये आपका येलो ग्रीन कलर का होता है, येलो ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे होते हैं जेंथोफिल जो कि आपका इसका कलर जो होता है ये येलो होता है। किस कलर का होगा, ये येलो कलर का होता है। फिर एक और पिगमेंट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स, और ये कैरोटीनॉइड्स का जो कलर होता है ये आपका येलो टू ऑरेंज होता है। इस बीच में कुछ भी हो सकता है, येलो टू ऑरेंज। अब बात रही इतने सारे पिगमेंट्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ने होते हैं, सिर्फ क्लोरोफिल के बारे में जानने होते हैं। लेकिन आप जान लो कि ये सारे पिगमेंट्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब बात रही इतनों की यूज क्या है, तो इसमें जो मेन पिगमेंट होता है ये होता है क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए जो होता है ये मेन पिगमेंट होता है। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं, ये मेन पिगमेंट। ठीक है, और बाकी जो सारे देख रहे हो आप पिगमेंट, ये सारे के सारे एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, एक्सेसरी पिगमेंट। ठीक है,
अब बात क्या हुई कि चूंकि आप जो सनलाइट देखते हो तो सनलाइट में तो टोटल, ठीक है, विबजियोर आप देखते हो डिफरेंट यहाँ पे कलर होते हैं। अगर आप देखोगे विबजियोर, ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 7 कलर होते हैं। अब ये 7 कलर को जो एब्जॉर्ब करेगा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, चूंकि सबके वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो सबको एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पिगमेंट्स हैं ये सारे मिलके डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करता है। तो पिगमेंट का काम क्या है, तो इट एब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, समझ गए। तो इस पिगमेंट का यहाँ पे काम होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना, ठीक है, यही आपका है पिगमेंट। इसके अलावा एंजाइम्स भी होते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये एंजाइम होते हैं रूबिस्को। कौन सा एंजाइम होता है, रूबिस्को, ठीक है। ये एंजाइम होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रूबिस्को। इसको हम लोग केल्विन साइकिल में पढ़ेंगे कि रूबिस्को का काम क्या होता है और रूबिस्को का नाम भी क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंपाउंड्स का नाम आएगा और उसी कंपाउंड और प्रोसेस के नाम से इसका नाम पड़ गया रूबिस्को। तो अभी सिर्फ आप इतना सफिशियंट है आपके लिए जानना कि एंजाइम्स कौन सा होता है, तो रूबिस्को होता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हो गए फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। तो अभी लिखिए इसको। अब देखो हम लोग पिगमेंट भी देख लिए, ठीक है, एंजाइम्स भी देख लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो फोटोसिंथेसिस जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि ग्रीन लीव्स में होता है, लेकिन ये किसी भी ग्रीन पार्ट्स में हो सकता है, ठीक है। बट मेजर ऑफ द पार्ट जो फोटोसिंथेसिस का होता है वो ग्रीन लीव्स में ही होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, कहाँ होगा, तो जनरली ग्रीन लीव्स। अब इस ग्रीन लीव्स में एक सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो कि हम कहते हैं मेसोफिल सेल। क्या बोला जाता है, मेसोफिल सेल, ठीक है। और इस मेसोफिल सेल के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अगर पूछा जाए कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल ऑफ ग्रीन लीव्स, ठीक है। बट इट कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, नॉट ओनली इन द लीव्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को जनरली हम बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि आप जानते हो कि जहां भी खाना बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं। क्योंकि प्लांट का जो खाना फूड प्रिपेयर होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज सेड टू बी द किचन ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये मेसोफिल सेल क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, क्योंकि लीव्स तो आपको पता है, इसको कुछ देखना नहीं है। तो मेसोफिल सेल देखते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को लीफ का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेना होगा। आप एक लीफ लीजिए, उसको आप ट्रांसवर्सली कट करिए और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आपको क्लियरली पता चलेगा कि मेसोफिल सेल होता क्या है। चलिए, तो देखिए एक स्ट्रक्चर है जो कि टीएस ऑफ द लीव्स। एक लीफ लिया मैंने और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया। जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ठीक इसी तरह से आप इमेजिन करिए, जैसे कि ये मान लो कि लीफ का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। जब लीफ का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है तो इसमें आपको 2 लेयर दिखेंगे, एक अपर लेयर दिखेंगे और दूसरा लोअर लेयर दिखेंगे। तो जो अपर लेयर है ना, ये है अपर एपिडर्मिस, ये क्या है, अपर एपिडर्मिस, एंड द लोअर लेयर इज कॉल्ड एज लोअर एपिडर्मिस, राइट, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इस बीच में ये वाला जो थिक पार्ट है ना, ये थिक एंड मिडिल पार्ट, दिस मिडिल पार्ट इज द लेयर ऑफ द मेसोफिल सेल। सो मिडिल पार्ट इज द लेयर ऑफ द मेसोफिल सेल। बट यहाँ पे हम लिखें कि पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो मेसोफिल सेल इज ऑफ 2 टाइप्स, one is said to be the palisade parenchyma and second one is said to be the spongy parenchyma। अब बात रही कि पैरेन्काइमा क्या होता है, तो आप 9th में याद करो कि जब पढ़े होगे टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू में एक होता है सिंपल मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में आप सिंपल परमानेंट टिश्यू जो पढ़ोगे वहाँ पे आप 3 तरह के टिश्यू पढ़े होगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो वो यही पैरेन्काइमा है,
ठीक है। जो पेलिसेड पेरेन्काइमा या स्पॉन्जी पेरेन्काइमा ये क्या है, पेरेन्काइमा टिश्यू ही है, पेरेन्काइमा सेल है। तो मेजोफिल सेल एक तरह का क्या है, पेरेन्काइमेटस सेल है। और यहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं जो कि अपर एपिडर्मिस से लगे हुए जब आप देखोगे तो यहाँ पे पैरेलली अरेंज्ड है, ये देखो सॉलिड सिलेंडर लाइक पैरेलली अरेंज्ड और कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा। और उसके नीचे जब आप देखोगे तो ये देखो स्फेरिकल सेल है, लूजली अरेंज्ड है, ये क्या है, लूजली अरेंज्ड है एंड इरेगुलरली अरेंज्ड है। ऐसे पेरेन्काइमा को हम बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पेलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, मेजोफिल सेल, ठीक है। और इसके अंदर चूंकि प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही होगा, तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और वहीं पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो जस्ट यही एक आपका स्ट्रक्चर है मेजोफिल सेल का, ठीक है। तो मेजोफिल सेल जस्ट कुछ नहीं, आप लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शंस कट करो, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में मेजोफिल सेल होते हैं, जो कि दो तरह के मेजोफिल सेल होते हैं, एक स्फेरिकल और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल जो होते हैं वो कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, जिसे हम पेलिसेड पेरेन्काइमा बोलते हैं। और जो लूजली अरेंज्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग और देखते हैं। अब देखो हमने मेजोफिल सेल बताया कि ये क्या है, मेजोफिल सेल इज नथिंग इट इज द पेरेन्काइमेटस टिश्यू, पेरेन्काइमेटस tissue, right, which consists of two types of cell. One is the palisade parenchyma and second one is the spongy parenchyma. Second one is the स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पेलिसेड पेरेन्काइमा कैसा था, तो ये सिलिंड्रिकल होता है एंड कंपैक्टली पैक्ड होता है, सिलिंड्रिकल एंड कंपैक्टली, ठीक है, पैक्ड और पैरेलली भी अरेंज होते हैं। बट ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कैसे होते हैं, ये लूजली एंड irregularly arranged cells होते हैं, ठीक है। तो बस यही है आपका स्पॉन्जी पेरेन्काइमा एंड पेलिसेड पेरेन्काइमा। और इसी के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और वहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट से पहले मैं आपको बता दूं क्लोरोप्लास्ट का कुछ बैकग्राउंड, ये होता क्या है। तो आप एक सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े होंगे प्लांट में, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। क्या बोला जाता है, प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होता है कि एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होता है प्लांट में सिर्फ, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। ये प्लास्टिड्स प्लांट में तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के, तीन तरह के। एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज द ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड वन इज द ल्यूकोप्लास्ट, राइट। सो थ्री टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट. Chromoplast is commonly known as green plastids, commonly known as green plastids because it is green in color due to the presence of the pigment, green color pigment chlorophyll. And chromoplast generally known as colored plastids, generally known as colored plastid. Why? Because it provides different color to the plant cells एक्सेप्ट द ग्रीन. तो ग्रीन के अलावा बाकी प्लांट में जो भी आप कलर देखते हो, जैसे कैरोटीन का कोई भी आप लीव्स देख लो, ठीक है, तो उसमें लीव्स में आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर दिखेंगे, येलो कलर दिखते हैं, ऑरेंज कलर दिखते हैं. तो ये सारे कलर किसके कारण आते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण आते हैं. और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? इट डजंट हैव एनी कलर, एनी पिगमेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड्स. समझ गए? तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड होते हैं बिकॉज इट डजंट हैव द एनी पिगमेंट एंड सो डजंट हैव द एनी कलर. तो ये कलरलेस होता है, ठीक है. इसका काम क्या होता है? तो ये फूड स्टोर करता है. ये तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल्स में, ठीक है. तो हमें पढ़ना क्या है?
क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखना है कि क्लोरोप्लास्ट में होता क्या सब है और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो हमने ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होता है। तो जितने भी प्लास्टिड्स हैं, चाहे वो ग्रीन प्लास्टिड्स हो, मीन्स क्लोरोप्लास्ट हो, और इट मे बी द क्रोमोप्लास्ट और इट इज द ल्यूकोप्लास्ट, जो भी, तो सब के सब क्या होंगे, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होंगे। ये क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये देखो आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें मेनली दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्राना। ये क्या है, ग्राना, जो कि पाइल्स होता है थैलेक्वाइट का। पाइल्स मतलब होता है ढेर, एक्यूमुलेशन। जैसे आप एक 5 का कॉइन लो, पुराना वाला 5 का कॉइन, अब नया वाला नहीं, अब तो बहुत पतला हो चुका है। तो 5 का जो पुराना वाला कॉइन लोगे, आप कॉइन के ऊपर रखते चले जाओ, तो वो जो एक ढेर बनेगा ना 5 का कॉइन, उस ढेर को हम कहेंगे ग्राना। और उसमें से एक 5 का कॉइन ले लो, उस एक कॉइन को हम क्या बोलेंगे, थैलेक्वाइट। तो ग्राना क्या है, इट इज द पाइल्स और द एक्यूमुलेशंस ऑफ द थैलेक्वाइट, accumulations of the thalacoid, and thalacoid is the membrane bound sac like structure which contains the chlorophyll. So the unit of the grana is thalacoid, क्योंकि थैलेक्वाइड पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द ग्राना जो है वो थैलेक्वाइड का ग्रुप है, और इस वजह से थैलेक्वाइड को क्या कहते हैं, ग्राना का यूनिट बोलते हैं। दूसरा, इसमें तुम देखोगे कि फ्लूइड पूरा, ये आप फ्लूइड स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हो, ये जो फ्लूइड स्ट्रक्चर्स होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, जो कि ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये प्लांट का और क्लोरोप्लास्ट का ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कि फ्लूइड स्ट्रक्चर्स होता है, और ये कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे कि ये सारे जो ग्रेनम है, ये ग्राना का जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेनम। तो ये सारे जो ग्रेना है, इस सब ग्रेना को एक देखो, ये एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है। इस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिना। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमिना। और इसके अंदर ये देखो स्टार्च मॉलिक्यूल है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, तो वो जो फूड स्टार्च बनता है वो कहाँ बनता है, तो इसी स्ट्रोमा में बनता है। समझ गए, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मतलब अगर आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखोगे, स्टडी करोगे, तो क्लोरोप्लास्ट में मेनली क्या होते हैं, दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, ग्राना, क्या बोला जाता है, ग्राना, और दूसरा क्या होता है आपका, स्ट्रोमा। दूसरा होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कुछ नहीं है, ये क्या है आपका, कलरलेस फ्लूइड स्ट्रक्चर्स होता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, कॉल्ड एज ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, किसका, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। इसके अंदर वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल होते हैं। तो कंटेंट्स all the enzymes required for the photosynthesis and even respiration, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस के लिए जितने भी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होंगे। ग्राना क्या होता है, तो ग्राना क्या होता है कि ये एक्यूमुलेशंस होता है, पाइल्स होता है, मतलब एक मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स का। इट इज द पाइल्स ऑफ, पाइल्स मतलब ढेर, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स, सेक लाइक स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, थैलेक्वाइड, कॉल्ड एज थैलेक्वाइड, ठीक है। तो जो थैलेक्वाइड है ये क्या है, यूनिट ऑफ ग्राना कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिट ऑफ ग्राना, एंड विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल। और इसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और यही तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो बच्चों कुछ नहीं है,
क्लोरोप्लास्ट में दो तरह का स्ट्रक्चर्स है, एक ग्राना, ठीक है, और दूसरा आपका स्ट्रोमा। तो ग्राना क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का पूरा एक ग्रुप होता है, इसको हम ग्राना बोलते हैं, और उसमें से एक सिंगल को यूनिट को हम क्या बोलेंगे, थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट। एंड स्ट्रोमा इज नथिंग जस्ट द कलरलेस फ्लूइड स्ट्रक्चर और ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट which contains almost all the enzymes required for the photosynthesis as well as the respiration, ठीक है। यही आपका स्ट्रक्चर्स है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में आएंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो देखो इसमें मेनली 3 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस एज पर योर एनसीईआरटी, ठीक है, और एग्जाम में भी आपको वही लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा हम डिटेल में बताएंगे वो तीनों प्रोसेस को, ठीक है। तो इसमें मेनली 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, और ये सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल, राइट। एंड सेकेंड इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड conversion of solar energy into chemical energy, राइट। और इस केमिकल एनर्जी में हम देखेंगे यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी बनता है ये ATP एंड NADPH बनता है, ठीक है। एंड थर्ड is the reduction of CO2 in glucose, ठीक है। तो मेन प्रोसेस बस यही है फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस, फोटो मींस लाइट एंड लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, इसलिए बोलते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है। एंड देन इसके बाद होता है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। तो जो सनलाइट से सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उस एनर्जी का फाइनली कन्वर्जन हो जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी होता है वो 2 तरह के एनर्जी बनते हैं, ATP और दूसरे को बोला जाता है NADPH, ठीक है। एंड थर्ड होता है रिडक्शन ऑफ द CO2 इन ग्लूकोज। ये आपके जो प्रोसेस होते हैं ये तीनों, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोला जाता है, लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, मतलब लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। विदाउट लाइट का नहीं हो सकता, तो लाइट पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, ठीक है। बट जो ये रिडक्शन होता है CO2 एंड इनटू ग्लूकोज का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। तो आपको नाम से तो ये पता चल रहा होगा कि जो डार्क रिएक्शन है वो रात में होती होगी और जो लाइट रिएक्शन है वो दिन में होती होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन है वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। बट डार्क रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन द लाइट डायरेक्टली, ठीक है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन, बट इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो ये डार्क रिएक्शन जो होते हैं लाइट पे तो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, बट जो लाइट रिएक्शंस का प्रोडक्ट होते हैं ना उस पर डिपेंड करता है। मतलब जो ये कन्वर्जन होता है रिडक्शन CO2 का ग्लूकोज में, ये कैसे होता है, तो विद द हेल्प ऑफ द ATP एंड NADPH। तो ये हम प्रोसेस जब पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। और जो डार्क रिएक्शंस होता है यहाँ पे पढ़ना होता है हमें केल्विन साइकिल। क्या पढ़ना होता है, केल्विन साइकिल। तो ये आपके सिलेबस में तो केल्विन साइकिल नहीं है, फिर भी हम आपको बता देंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि आखिर फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। तो अगर आपको बोर्ड में आता है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो मेनली आपको यही 3 से 4 प्रोसेस आपको फोटोसिंथेसिस में लिखने हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोप्लास्ट, फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर, ठीक है, एंड कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दीज ऑल depends upon the light, that's why called as light reactions. And last one is the reduction of carbon dioxide, which is light independent process said to be the dark reaction, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम लोग डिटेल देखते हैं।
अब देखो कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसमें हम आपको एज पर एनसीईआरटी तो बता दिए, ठीक है, क्या क्या होता है। अब इसे अगर डिटेल स्टडी करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि हम आपको अभी पहले भी बता चुके हैं। एक जो होता है हमारा वो लाइट रिएक्शन था और दूसरा क्या था, डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो होता है ये लाइट डिपेंडेंट होता है। ये कैसा होता है, लाइट डिपेंडेंट होता है, इसलिए तो नाम क्या दिया गया है, लाइट रिएक्शन। और ये जो होता है लाइट इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, डजंट डिपेंड अपॉन द लाइट, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट, ठीक है, बट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। लाइट रिएक्शन चूंकि लाइट में होता है तो इसलिए इसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, तो ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन, और फोटोकेमिकल फेज भी आप कह सकते हो। और डार्क रिएक्शन को हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, या फिर बायोकेमिकल फेज भी आप बोल सकते हो, ठीक है, या बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द बायोकेमिकल रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और डिपेंड्स अपॉन द सनलाइट, बट द डार्क रिएक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस along with the light reaction। तो दोनों ही साइमल्टेनियसली होते हैं, साथ साथ होते हैं। ये कभी गलत फहमी में नहीं फंस जाइएगा कि लाइट रिएक्शन दिन में होगा, डार्क रिएक्शन रात में होगा, तो दोनों ही बच्चों साथ साथ होते हैं। बट लाइट रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करता, बट लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। लाइट रिएक्शन होगा कहाँ, तो हम आपको अभी पता है कि क्लोरोप्लास्ट के दो स्ट्रक्चर्स थे, एक स्ट्रोमा और दूसरा क्या था, ग्राना। ग्राना के अंदर थैलेक्वाइड और थैलेक्वाइड में क्या हो रहा था, क्लोरोफिल था। तो वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑब्वियसली जो लाइट रिएक्शन होगा वो कहाँ होना चाहिए, तो ग्राना में, मतलब थैलेक्वाइड में। तो ये कहाँ होते हैं, टेक्स प्लेस इन थैलेक्वाइड। तो ये कहाँ होता है, थैलेक्वाइड में होता है, ठीक है। बट जो डार्क रिएक्शंस होते हैं ये कहाँ होंगे, तो ये चूंकि एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है और बताया कि एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्ट्रोमा में। तो ये आपको कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। तो टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। तो ये आपका लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में होगा क्या क्या, तो लाइट रिएक्शन में हम पहले ही बता चुके हैं उस ऊपर वाले प्रोसेस में कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा था। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, दूसरा हो रहा था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अभी देखेंगे कैसे ब्रेक होता है। एंड थर्ड वन इज द कन्वर्जन ऑफ द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी एंड एनएडीपीएस, ठीक है। तो वो हम लाइट रिएक्शंस को अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए। चलिए तो हेडिंग दीजिए, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा था, तो सबसे पहला जो हमारा हो रहा था एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, तो इसमें तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, जो कि इसके लिए डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि हम आपको बताएं क्लोरोफिल, जेंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स, वो सारे सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पहला हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। दूसरा जो प्रोसेस है इसमें ये है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। फोटोलाइसिस मीन्स क्या, फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। मतलब क्या है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को आप कह सकते हो कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और किसके प्रेजेंस में होता है, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं।
फोटोलाइसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे वाटर का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखिए कि वाटर का ब्रेक डाउन कैसे होता है, तो वाटर है, H2O है, H2O ब्रेक करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन भी फिर आपका कन्वर्ट कर जाता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ से हमको प्रोटॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो ये 2H2O 4H 4 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो ये हो गया ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो वाटर आपका ब्रेक किया किसमें, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन में। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का क्या लोचा है, तो अब देखो कि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या है, प्रोटॉन होता है। तो जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या बनेगा, H+ बनेगा, क्या बनेगा, H+ बनेगा, और H+ में बचा क्या, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बचा सिर्फ प्रोटॉन ही ना, तो H+ को तो हम प्रोटॉन कह ही सकते हैं, तो ये आपका H+ क्या हो गया, प्रोटॉन, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो है ये हाइड्रोजन ही, लेकिन ये क्या कर गया, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। क्यों ऐसा हुआ, तो देखते हैं इसको, और यहाँ से देख लीजिए 2 2 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन मतलब 4H+ एंड 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2 ऑक्सीजन, तो ये 2 ऑक्सीजन O2 बन के ये रिलीज हो गया। ये कहाँ रिलीज हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर में, तो रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो आप याद करिए कि जब हम पहले फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बताए थे तो वहीं पे हम बताए थे जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहाँ से होता है, वाटर से, वो वाटर का ऑक्सीजन होता है, CO2 का नहीं होता है। तो देख लो ये जो ऑक्सीजन आ रहा है वो किसका है, वाटर का है, ठीक है। अब जो होता है कि ये हाइड्रोजन H+ और दूसरा आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, अब इसका क्या काम होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये चला जाता है ETS में, अंडरगोज ETS, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और H+ जो होता है ये ले लेता है NADP, तो टेकन अप बाय NADP टू फॉर्म NADPH, टू फॉर्म NADPH, ठीक है। और यही तो है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कि सोलर एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। तो क्या हुआ कि अभी सबसे पहले आप ये जानिए कि जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो कहाँ चला गया, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जस्ट नाम जानिए, क्योंकि इसका डिटेल तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये सारा आप जब 11th में जाओगे तब आपको डिटेल प्रोसेस वहाँ समझ में आएगा, यहाँ बता भी देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बेटर है कि बस अभी आप नाम जान लो। तो इलेक्ट्रॉन चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और वहां से ATP का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ATP का, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और जो H+ है ये NADP, ये NADP ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल के स्ट्रोमा में। ये NADP हाइड्रोजन ले लेता है और ये बना देता है NADPH। क्या बनाता है, NADPH। तो अभी ATP और NADPH का क्या लोचा है वो हम देखते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो देखो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में तीन चीज मिला, ऑक्सीजन ये तो रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, इसका कोई लोचा नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन था एंड फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाता है, तो ये हम क्या बताएं कि एक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं पहले से जिसको हम बोलते हैं NADP। क्या बोला जाता है, NADP। और ये NADP, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता है और ये कन्वर्ट कर जाता है NADPH में। क्या होता है, कन्वर्ट किस में होगा, NADPH में। अब ये NADPH है क्या या NADP है क्या, तो NADP एक कंपाउंड से प्रेजेंट होता है ऑलरेडी स्ट्रोमा में। ये जब कन्वर्ट करता है NADPH में, और ये NADPH एक फॉर्म है एनर्जी का, केमिकल एनर्जी का फॉर्म है। आप ATP का तो नाम सुने ही हो, अभी हम देखते हैं ATP। तो ATP क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। ये एक NADPH इक्वल टू जो होता है 3 ATP होता है, मतलब ये 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है। जैसे आप कहते हो ना डॉलर और इंडियन करेंसी, तो डॉलर का वैल्यू इंडियन करेंसी में होता है। $1 इक्वल टू कितना इंडियन रुपीज होता है, तो जो इंडियन रुपीज होता है वो आपका 76 या 78 रुपीज होता है $1 का, जो अभी का वैल्यू है। तो ठीक उसी तरह NADPH को जब आप ATP में कन्वर्ट करोगे तो 1 NADPH इक्वल टू कितना होता है, 3 ATP। मतलब एक NADPH मॉलिक्यूल है तो उससे कितना मॉलिक्यूल क्या एक एनर्जी रिलीज होगा, तो 3 ATP के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होता है। समझ गए। तो 1 NADPH इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक, इसका नाम क्या है, इसको हम लिखते हैं N से निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनिन, डाइनिक्लियोटाइड, डाइनिक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाइनिक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो NADP का फुल नेम क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिक्लियोटाइड फॉस्फेट। NADPH क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो नाम हो जाएगा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन चूंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री में होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ से हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये एक तरह का क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। किसका रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो NADP का रिड्यूस्ड फॉर्म है NADPH, मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। और ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, तो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्यों, क्योंकि जो CO2 को रिड्यूस करता है ग्लूकोज में, वो कौन रिड्यूस करता है, NADPH ही रिड्यूस करता है। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट के तरह काम करता है, मतलब CO2 को रिड्यूस करेगा। अब बात है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, तो ये ETS में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इसमें क्या होता है, ETS में होता है ATP का फॉर्मेशन। एक कंपाउंड होता है एडेनिन, एडिनोसिन डाइनिक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे जब एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करता है, तो ये बन जाता है ATP। क्या बनता है, ATP। और यहीं पे ये इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है। ठीक है, तो ADP से ATP का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम नाम देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आज थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ATP का है क्या। देखो, ATP में एक एडिनोसिन, ये बेस होता है। कौन सा बेस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है। जो आप एसिड बेस पढ़ते हो, ये एक बेस होता है। और यहाँ पे 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉस्फेट का मतलब H3PO4 फॉस्फेरिक एसिड होता है। वो जब 3 हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, तो जो PO4 माइनस आयन होते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं फॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपके 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एडिनोसिन हो गया, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, इसलिए नाम क्या दिया गया, ट्राइफॉस्फेट। ये इसका आप ये टर्मिनल बॉन्ड देख रहे हो, जो फॉस्फेट फॉस्फेट का टर्मिनल बॉन्ड है, ये ब्रेक कर जाता है। तो टर्मिनल बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करने के बाद एक फॉस्फेट रिलीज कर देता है, ये बन जाता है ADP प्लस एक फॉस्फेट रिलीज। और ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक होता है, मतलब मिनरल होता है, इसलिए नाम दिया गया IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब ADP क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 फॉस्फेट था, तो इसलिए इसको नाम देते हैं ATP। लेकिन जब ये एक फॉस्फेट रिलीज कर देता है, तो इसके पास कितना फॉस्फेट बचा, 2 ही तो फॉस्फेट बचा ना, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं ADP। ठीक है, तो यही आपका देखो ADP डाइनिक्लियोटाइड। और यही जब आपका रिवर्स प्रोसेस होता है ना, तो यही बन जाता है ATP। क्या होता है, ATP। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो डाइफॉस्फेट में क्या है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है और एक फॉस्फेट कंबाइन किया, ये क्या बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ गया। तो यहाँ पे जो हमारा बना मेनली लाइट रिएक्शंस में क्या क्या बना, एक ऑक्सीजन रिलीज हुआ, दूसरा आपका NADPH बना, एंड तीसरा क्या बना, ATP बना। तो ये हमारा लाइट रिएक्शंस का प्रोडक्ट होता है। अब इस लाइट रिएक्शंस का प्रोडक्ट यूज कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन में। कहाँ यूज होगा, डार्क रिएक्शन में, मतलब रिडक्शन ऑफ द CO2 में। कैसे यूज होगा, तो उसको जब हम केल्विन साइकिल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको देखते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। तो ये बस आप लाइट रिएक्शंस में क्या क्या होता है, ये आप पहले पता कर लो, अच्छे ढंग से समझ लो। तो आई थिंक यहाँ तक सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। डार्क रिएक्शन को हम लोग या केल्विन साइकिल को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। आज आप यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ लो। जब नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, और इसके अलावा फिर वहाँ पे हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द फोटोसिंथेसिस। और वहाँ फिर सेकंड लेक्चर में फोटोसिंथेसिस हमारा खत्म हो जाएगा, और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी वहाँ हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए, नोट्स आप लोग अच्छे से बनाइए, और जब भी आप लेक्चर देखो तो बिल्कुल लेक्चर को स्किप मत करो। और थोड़ा सा ये नहीं कि हाँ थोड़ा सा देखे फिर आप लेक्चर को ये कर दिया। अगर आपको बहुत स्लो लगता है तो आप स्पीड बढ़ा दो।
ठीक है, स्पीड बढ़ा लो, नॉर्मल से आप 1.5 कर लो, 1.25 कर लो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करो। जब स्किप करोगे तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि सब कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आप वीडियो को थ्रॉली पर, लेक्चर को थ्रॉली अच्छे से देखो और नोट्स अच्छे से बनाओ, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, नोट्स ही आपका लास्ट टाइम में काम देगा, समझ गए। तो नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट दें, जो कि कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बस आप कोशिश करो कि जो भी आप पढ़ते हो उसको नोट्स आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर करो, कहीं आपको किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है। और जब आप लेक्चर देखो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट जब तक नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लेक्चर देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। आपको कैसा लगा नहीं लगा वो भी आप जरूर डालो। अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम है। आप बिल्कुल उसमें कमेंट करके बताओ कि सर ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, वो नहीं। कभी कभी गलती भी हो जाती है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चूंकि हम भी तो इंसान ही है ना, पढ़ाते पढ़ाते कुछ निकल जाता है, पैटर्न मिस हो जाता है, तो वो थोड़ी बहुत होती है। ठीक है, बट जरूर जब भी आप लेक्चर देखो तो कमेंट जरूर करो। और उससे दूसरी बात है कि हमें एनर्जी भी तो मिलती है ना, तभी तो हम देखेंगे कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, लेक्चर को पढ़ रहे हैं, और तभी फिर उससे एनर्जी मिलेगा, तभी तो हम फिर लेक्चर बनाते जाएंगे। जब देखोगे नहीं हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, हम लेक्चर बना रहे हैं, तो कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, इसलिए प्लीज़ देखने के बाद कमेंट जरूर करना। और दूसरी बात कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे पढ़ सके, और भी बच्चे को लेक्चर मिल पाए। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे भी वहाँ तो अभी पढ़ा नहीं पाते हैं, कोचिंग में भी, क्योंकि हम कलकत्ता में रहते हैं। तो यहाँ से तो बस एक ही ऑप्शन है कि हम यहाँ से ऑनलाइन आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहले जब थे तो हम पढ़ाते थे, बट अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कॉलेज में हैं। तो बस यहीं से हम आपको इतना सर्विस दे सकते हैं। तो थोड़ा आपको भी हमारे लिए मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।